All right, so hello everyone. This is Dr. Tushar Mehta, orthopedic surgeon and faculty of orthopedics. This is part two that we are shooting right now with Dr. Vaibhav. अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, जिसके अंदर हमने बात की है कि अगर आपकी एक अच्छी रैंक आई है नीट पीजी में तो उसके बाद आप अगर सर्जरी लेना चाहते हैं तो सर्जरी में एमएस वर्सेस डीएनबी में क्या करना चाहिए, कॉलेज की प्रायोरिटी कैसे लेनी चाहिए, ब्रांच को कैसे ऊपर रखना चाहिए, रेजिडेंसी के स्ट्रगल्स के बारे में हमने बहुत डिस्कशन करी, स्लीप आवर्स के बारे में बात करी और जितनी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो सकती हैं हमने उनके बारे में भी बात करी। उसके बाद हमने बात करी कि एमएस करने के बाद क्या सिर्फ एमएस करने से भी करियर बन सकता है या एमसीएच करना ज़रूरी है, तो हम इसी कंसेंसस पे पहुंचे थे कि एमएस करने से भी आप अपनी ज़िंदगी अच्छी बिता सकते हैं। लेकिन जायज़ बात है कि अगर कुछ ज़िंदगी में कुछ बड़ा मकसद सॉल्व करना है तो बड़े जो दाव है वो खेलने पड़ते हैं, और एमसीएच एंट्रेंस एग्ज़ाम का जब आपका समय आता है उस वक्त पे आप थोड़े वल्नरेबल होते हैं। यहाँ से अब हम आगे लेके चलेंगे सफ़र, और वो चलेंगे एमसीएच की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर वैभव, मैं आपसे पहली चीज़ तो ये जानना चाहता हूँ कि आपने एमसीएच यूरोलॉजी क्यों ली, आपको उसमें ऐसी क्या चीज़ लगी, क्योंकि यहाँ का जो सफ़र है, यहाँ से आगे की जो आपकी हमारी बातचीत का सफ़र है, ये बहुत क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है? क्योंकि अगर किसी लड़के को एमएस ऑर्थोपेडिक्स उठानी है तो वो सोचता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कर लूंगा, नहीं तो स्पोर्ट्स इंजरी कर लूंगा, नहीं तो फाइन कर लूंगा। अगर किसी ने गायनी उठानी है तो उसे पता है कि मैं या तो हार्डकोर गायनेक बन जाऊंगी, या मैं रिप्रोडक्टिव मेडिसिन आईवीएफ में चली जाऊंगी, या मैं गायनेक ऑन्कोलॉजी कर लूंगी। एमए सर्जरी के बाद, फॉर दैट मैटर एमडी मेडिसिन के बाद भी, लेकिन एमए सर्जरी के बाद ऐसे करके ऑप्शंस जो खुलेंगी, ये आज एक बच्चे की, एक लड़के की या लड़की की जिसने एमएस उठानी है, ये आज उसके लिए प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है कि क्या 3 साल बाद वो एमसीएच करेगा, नहीं करेगा, और करेगा तो किस में करेगा। तो जब आप एमएस सर्जरी कर रहे थे एमसीएच पटना में, तो पहला सवाल तो ये है कि क्या उस वक्त आपको पता था कि आप एमसीएच करोगे? नंबर वन, अगर करोगे तो कौन सी ब्रांच में करोगे? और जब आपका एमसीएच का समय आया, आपकी नीट एसएस में इतनी अच्छी रैंक आई, तो फिर आप यूरोलॉजी पे कैसे पहुंचे? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। व्हेन आई वाज डूइंग सर्जरी, मेरे लिए तो मेरे को सर्जन ही बनना था। मैंने बताया इंटर्नशिप के बाद से मेरा तो ये सोच था कि अगर डिप्लोमा सर्जरी भी होता ना तो मैं करके सेटल हो जाता। मेरा एज सिंपल एज दैट, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं, सर्जन बनना था, ऑपरेट करना था। तो मैंने यूपीएससी सेमिस भी क्लियर किया था। आई गॉट 100 समथिंग रैंक, आई वाज एंड आई गॉट दैट रेलवे लखनऊ। तो हम्म। लेकिन वो सब तो बहुत वो जॉब है। कहीं ना कहीं सर्जरी ने मुझे वो भी वापस कि नहीं बेटा चल सर्जरी करके आते हैं। तो उस टाइम क्या होता है सर कि जो सर्जरी हम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम तो कुछ ऐसा मेरे माइंड में था नहीं। मेरा था कि सर्जरी करके सेटल हो जाना है, क्योंकि मैंने घर पे देखा है, पेशेंट देखे हैं, मैंने अपना फील्ड देखा है। तो वहां पे मैं जाऊंगा तो दबदबा होगा, बढ़िया होगा, डॉक्टर साहब आ गए हैं सर्जरी करेंगे, बढ़िया। मेरा भी एक सिंपल सा लॉजिक प्लान था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लैप्रोस्कोपी का एक्सपोजर नहीं मिला, जो अच्छे डीएनबी हॉस्पिटल्स में मिल जाता है। देर आर वेरी गुड डीएनबी हॉस्पिटल्स। अभी आप अगर यूरोलॉजी में भी बात करेंगे सर, तो पीपल आर चूजिंग डीएनबी यूरोलॉजी एट ए वेरी गुड सेंटर्स लाइक नेडियट सेंटर, आईडीकेसी। तो दैट सेंटर्स आर द गॉड सेंटर्स फॉर यूरोलॉजी। तो वो लोग एमसीएच छोड़ के वहां पे यूरोलॉजी ले रहे हैं। तो एज सिंपल काम सीखना जरूरी है, एज सिंपल। तो मेरे को लैप्रोस्कोपी का उतना एक्सपोजर नहीं था। आप मेरे को ओपन बोलोगे सर, मैं खोल दूंगा। आप जो बोलोगे मैं खोल के करके आपको दे दूंगा, जैसे बोलोगे। पर लैप्रोस्कोपी बिहार में थोड़ा इवॉल्विंग ब्रांच है अभी, क्योंकि वहां पे अभी वो चीजें नहीं आई थी हमारे टाइम तक उतना। तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपोजर कम था। तो फिर मेरा था कि मेरे को एक फेलोशिप करना। फिर मैंने सोचा यार फेलोशिप तो यार कैसे भी मिल जाएगी, अगर मेरा जैक है तो वैसे मिल जाएगा, वो है तो वैसे। तो मैंने सोचा एक डिग्री कर लेते हैं। फिर डिग्री में मेरे यूरोलॉजी आया इसलिए क्योंकि आई वांट ए वर्क लाइफ बैलेंस। मेरे को सर, मैं इवन फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी में 8 बजे तक वार्ड छोड़ के मेरी गाड़ी में मेरा कपड़ा, मेरा बल्ला रहता है, मैं पहन के मैच खेलने जाता था। और आई एम द टॉप स्कोरर ऑफ माई कॉलेज। तो काफी मैचेस में मैं आज भी खेलता हूँ। क्यों? क्योंकि वो फ्लश आउट होता है एंड आई लव दैट मोमेंट। तो मेरे को ये चीज था कि कहीं ना कहीं सारी चीजें करनी है तो वो यूरोलॉजी में ही वर्क लाइफ बैलेंस होगा। हम्म। ऑन्को सर्जरी लूंगा तो मैं दौड़ता रह जाऊंगा। मेरे को वो लाइफ नहीं चाहिए। अगर मैं गैस्ट्रो सर्जरी लेता हूँ तो वो विपल्स मेरे से 10-12 घंटे का, 15 घंटे का नहीं होगा सर। मेरा बहुत क्लियर है। मैं आधे घंटे में स्टोन तोड़ूंगा, पेशेंट को रिलीफ होगा, मेरे को रिलीफ होगा, कुछ पैसे आएंगे, बढ़िया सा फार्म हाउस पे बैठूंगा, संडे को एंजॉय करूंगा। इमरजेंसी नहीं है यूरोलॉजी में। सर्जरी में कोई भी पेन एब्डोमेन सर्जरी पहले देखेगा।
अगर उसको स्टोन निकला तो वो मेरे पास आएगा, स्टोन नहीं निकला तो ही विल हैंडल, पैंकेटाइटिस निकला ही विल हैंडल, मेडिकल कॉज है ही विल हैंडल। तो मेरे पास वो 10% केसेस आए जो कि डायग्नोस्ड हैं, तो मेरे वो इमरजेंसी डील नहीं करना है अभी। मैंने बहुत इमरजेंसी की है सर, मैं इमरजेंसी में सोता था, लेप्रोटोमीज करना, ये करना, इंटर्न से आजा चल आज ये करेंगे, इंटर्न्स भी खुश, हाँ बॉस ने आज बोला। मेरे जो इंटर्न मैंने पढ़ाए थे, मैं एसआर था, वो आज यहाँ पीजी कर रहा है। बॉस मैं आपके अंडर में, मैं कहा चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बॉस, हमने ये सीखा बहुत बढ़िया। तो मेरे को इमरजेंसी नहीं चाहिए सर, क्योंकि एक टाइम के बाद आदमी को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है, कुछ ऐसा टाइम जो अपने लिए सोच सके, और मतलब जो मेरे को चाहिए फैमिली के लिए सोच सके। एंड आई एम ए वेरी मच एनिमल लवर, तो मेरे को कुत्ते बहुत पसंद है, तो 8-10 ब्रीड के कुत्ते तो होने चाहिए अगल बगल में। मेरे अभी भी 2 बीगल्स हैं। तो मेरे को वो टाइम चाहिए सर, क्योंकि लाइफ में आदमी पैसा कमाता है लग्जरी के लिए, टू बी विद द फैमिली, टू बी, टू लिव द मोमेंट। अगर वो चीज नहीं है हमारे पास तो पैसा कमा के सर, आई कोई डोंट फायदा थिंक नहीं। सो। नहीं कोई फायदा, इसलिए मैंने यूरोलॉजी चूज किया। बहुत अच्छा ब्रांच है। प्लस यूरोलॉजी में सर क्या है ना, कि ये जो दुर्गा जी का 10 हाथ है ना, वैसा है। मैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ट्रीट कर सकता हूँ, एंड्रोलॉजी में जा सकता हूँ, मैं केवल टीओआरपी कर सकता हूँ, मैं यूआरएसएल कर सकता हूँ, पीसीएनएल कर सकता हूँ, लिथोट्रिप्सी कर सकता हूँ। चलो लेजर से कर देंगे, बिना चीरा के कर देंगे, चीरा के कर देंगे। अगर मुझे ऑन्कोलॉजी में जाना है तो यूरो ऑन्कोलॉजी डील कर सकता हूँ, रीनल कार्सिनोमा, ब्लैडर कार्सिनोमा। मेरे को बहुत ग्लोरी वाली सर्जरी चाहिए तो रेडिकल सिस्टेक्टमी, एलियल कंडोई, 8 घंटे से कम नहीं होता है, करो, मैं वो कर सकता हूँ। तो इट्स ए ऑप्शन फॉर मी, मैं करना क्या चाहता हूँ। आई एम यंग, अभी मैं 8-10 घंटे की सर्जरी करूंगा बहुत अच्छे से, एट लेटर ए टाइम माई बॉडी विल नॉट सपोर्ट मी, तो मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊंगा। तो मेरे पास ये सारी चीजें इसमें हैं यूरोलॉजी में। मैं ओपीडी बैठ के देख सकता हूँ, मैं एंड्रोलॉजी, आजकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कितना कॉमन है, यूरोएंड्रोलॉजी स्ट्रेस बहुत स्कोप कर रहा है। बहुत। तो उसके कंसल्टेशन चार्जेस सिर्फ 3000 है। आप हम्म। मेरे से बात करो, आप आधे घंटे करोगे कोई दिक्कत नहीं है, 3000। आप 1 घंटे करो, 5000। आप 2 घंटे करो, 10,000, क्योंकि दैट नॉलेज आई एम शेयरिंग, व्हाट आई हैव अर्न टिल 15 years, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दैट, तो वॉट एवर आई वॉन्ट आई कैन चूज द ब्रांच इज यूरोलॉजी। इसलिए मैंने यूरोलॉजी लिया, थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू सर्जरी यू कैन डू, यू वॉन्ट टू डू ओपीडी यू कैन डू। और मेरा सर पर्सनल है कि फ्री में कुछ ट्रीटमेंट करूं मैं, तो वो इसमें मैं कर सकता हूँ, इसमें कुछ लागत नहीं है यूरोलॉजी हम्म। में। किसी का प्रोस्टेट है, कोई गरीब का काट के निकाल दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें, इफ ही गेट्स रिलीफ फ्रॉम हिज यूरिनरी सिम्टम। तो वो चीजें हैं। बहुत पुरानी कहावत है, मेरे को बहुत एक सीनियर सर्जन ने बोली थी कि ऑर्थोपेडिक्स और यूरोलॉजी में एक ही चीज़ कॉमन है कि दोनों में प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस पहले ही क्लियर होता राइट सर। है। बर्स्ट एब्डोमेन आएगा, कुछ और चीज़ आएगी, आप खोलोगे, अंदर जाओगे, पेंडोरा फिर बॉक्स। देखोगे, और उसमें आप पेंडोरा। पेंडोरा बॉक्स, आप सोचोगे कुछ, पेंडोरा बॉक्स। मिलेगा कुछ, होगा कुछ, निकलेगा कुछ, और हो सकता है आप कुछ निकाल के आ जाओ, कुछ छोड़ के आ जाओ, फिर आप कुछ दिन बाद उसे निकालो, बहुत कुछ होता है वहाँ। यहाँ पर आपको पिन पॉइंट क्लियरिटी है कि ये स्टोन यहाँ पड़ा है, यहाँ से जाना है, यहाँ से मुझे निकालना है। सेम चीज़ ऑर्थोपेडिक्स में, ऑर्थोपेडिक्स के अंदर कभी ऐसा नहीं होगा कि हम खोल के देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। हमें पहले ही पता होगा, एक्सरे सीटी एमआरआई पे हमने बस अंदर जाना है, उसको उसका थेरेपेटिक पार्ट हमने करना और हमने सो ट्रू भागना सो ट्रू। है। तो यूरोलॉजी टोटली और एग्री। ऑर्थोपेडिक्स में ये चीज़ दोनों में बहुत कॉमन है। दूसरी चीज़ जो यूरोएंड्रोलॉजी है, यूरोगायनेकोलॉजी है, जिसमें इनफैक्ट मैं तो, आप तो ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कंसल्टेशन चार्जेस की बात कर रहे हो, मैं अपने आसपास में टियर 1 2 सिटीज़ में देख रहा हूँ जो सेक्स चेंज सर्जरीज का जो स्कोप चल रहा है इस वक्त। वेरी टू मच टू मच। there's a complete setup जहाँ पर एक फ्लोर पे there is a DM endocrinology और a MD medicine. He is taking care of the medical part of the hormonal drug treatment part. There's a psychiatrist who's there to tackle all the mental challenges वी that हैव a टू काउंसिल द person, पेशेंट फर्स्ट, हाँ, वी हैव टू पर्सन इज गोइंग थ्रू। और फिर टॉप के 2 फ्लोर पे जो है वो सेक्स चेंज का वो सब चल रहा है। सो इट्स अ बिग बिजनेस एंड पीपल आर डूइंग इट, एंड एज डॉक्टर्स आई थिंक ठीक है, डॉक्टरी एक नोबल प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन तो है और एट व्यवहार। नीड मनी सर फॉर आवर फैमिली, हाँ, फॉर अस, तो वी तो नीड तो मनी, वी आर तो, वर्किंग फॉर द सेम थिंग। तो व्यापार है, और व्यापार व्यवहार से चलता है। तो यूरोलॉजी जो है वो वही है जो डीएम में आजकल गैस्ट्रो एंटरोलॉजी चल रही है। और मुझे याद आता है वो समय जब हमारी ये बात हुई थी फ़ोन पे कि हमें वापस अपने होम टाउन जाना है,
या हमें यूरोलॉजी करनी है, और यूरोलॉजी करने के बाद आगे कहाँ जाना है। तो यूरोलॉजी मैंने आज, कॉल किया था आपको। हाँ, तो यूरोलॉजी आज की डेट में द मोस्ट अपकमिंग, तो क्या मतलब ऑलरेडी ये शूट अप कर चुकी है, टॉप पे है। और इसका स्कोप मुझे अभी बहुत सालों तक जाता हुआ नहीं दिख रहा। कहीं मुझे नहीं लगता कि इसकी ग्लोरी में कोई, इसकी शान में कोई कमी आएगी। अब यहाँ से मैं, ऑल्दो आई एम नॉट एन अथॉरिटी, क्योंकि मैं तो ऑर्थोपेडिक्स का आदमी हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो CTVS है, कार्डियोथोरैसिक वास्कुलर सर्जरी है, इसमें लर्निंग कर्व बहुत स्लो है। जिनके नीचे आप काम करते हैं वो बरगद के पेड़ की तरह आपको छाया ज़रूर देंगे, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट ग्रोथ मेरे को लगता है कि 40-45 के बाद ही देते हैं। क्योंकि जो मैंने अपना एक्सपोजर देखा है वो यही देखा है, सेम मैंने देखा है GI सर्जरी में। जैसे बोला आपने कि विपल्स 12-12 घंटे वाली बात है, तो इसके अलावा, यूरोलॉजी के अलावा, मुझे ऐसा लगता है कि ऑन्को सर्जरी इज स्टिल मैनेजेबल। लेकिन ऑन्को सर्जरी में प्रॉब्लम क्या है कि गायनेक है तो वो गायनेक ऑन्को देख रही है, ऑर्थो है तो वो ऑर्थो ऑन्को देख रहा है, ENT राइट। है तो वह हेड एंड नेक ऑन्को देख रहा है, न्यूरो सर्जन है तो वो स्पाइन और न्यूरो ऑन्को देख रहा है। सो ऑन्को सर्जरी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस बहुत बड़े फील्ड के बहुत सारे सबसेट हो चुके हैं। और जिस ब्रांच के साथ जो सबसेट रिलेटेड था, उस ब्रांच में कोई ना कोई उसको अपने अंडर करता जा रहा है, और कर भी रहा है, और आगे भी करेगा। तो वाटर सिस्टम हो गया। इसलिए आपको ऑन्को में कोई बहुत इसमें आगे, बिकॉज ऑन्को में सिर्फ एक ही चीज़ है कि पेशेंट ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड है। प्रिपेयर्ड है, मतलब तो बस वहां बस पर प्रोग्नोसिस। अगर आप कुछ चमत्कार करते हैं तो थैंकफुलनेस का क्वोशंट बहुत बढ़ जाएगा, और अगर आप कुछ चमत्कार नहीं भी कर पाते तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे उतनी कोई लिटिगेशन ज्यादा, प्रॉब्लम आपको आएगी। लेकिन अब लिटिगेशंस कम यूरोलॉजी होंगे। में डॉक्टर वैभव ने कमाल की बात करी कि स्टोन का जो दर्द है वो उसकी जान निकाल देगा, और वो जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो भी चैन से सोएगा, ये भी चैन से सोएंगे। तो यहाँ पर इजी टू गेट इन, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई भी सर्जरी आसान होती है, बट फिर भी कंफर्टेबल टू गेट इन, कंफर्टेबल टू गेट आउट, डू योर जॉब, हैव फन। और वो संडे को फार्म हाउस वाली बात तो उन्होंने बोली ही बोली। तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस मिलेगा। जो भी लोग इस वक्त इसको देख रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, ये आपको डिफरेंस मिलेगा। आप किसी भी फिजिशियन से बात करेंगे, मैं ये नहीं मना करता कि वो भी एस्पिरेशनल होंगे, और उनके होंगे भी फार्म हाउस जहाँ वो संडे को एंजॉय करते होंगे, लेकिन सर्जन्स विल स्पीक इट आउट लाउड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड दैट आई वांट टू हैव, और आई हैव, एंड यस आई गो देयर एंड आई एंजॉय। Because work hard, relax harder, be with your loved ones, your pets, your four-legged babies. Because मेरे पास भी दो हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी जिंदगी का मकसद जो है वो अपने काम से उसको पूरा करना है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको यूरोलॉजी, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, नहीं मिलती, तो आप क्या लेते हैं? दूसरी चीज सर, आई वुड हैव गॉन फॉर, प्लास्टिक सर्जरी। हाँ, बहुत प्यारी ब्रांच है, माइन्यूट ब्रांच है, बहुत माइक्रोस्कोपिक वर्क्स है। इसमें भी यूरोलॉजी की तरह, मैं जो गर्ल्स सर्जरी लेती है, मैं बोलता हूँ, आई स्टिल गेट कॉल, सर मेरे अभी मुझे NMCS से मैसेज आया, बॉस मेरे 13 के रैंक है, क्या लेना है। मैंने बोला यार ब्रीजिंग कोर्स मत लेना, सर्जरी आई लव, तुम्हें करना है अच्छे से करो। उसके बाद बहुत ऑप्शन है, ब्रेस्ट सर्जरीज में चले जाओ, एंडोक्राइन सर्जरी चले जाओ। आप फीमेल है तो आपके पास फीमेल के एनल फिशर केसेस, पाइल्स केसेस आपके पास फॉलो करेंगे, बहुत ब्रेस्ट अच्छे। केसेस फॉलो कर आपके पास फॉलो करेंगे। उसके बाद आप कॉस्मेटिक्स कर सकते हैं, आप प्लास्टिक सर्जरी चले गए, आजकल तो कॉस्मेटिक का जमाना है सर, फिलर, ये इम्प्लांट्स, तो यू कैन गो इन एनी कॉस्ट एनीवेयर। प्लस प्लास्टिक सर्जरी ऐसा है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट से भी काम कर सकते हैं आप। हम्म। तो हाँ, तो दैट इज वन ऑफ द ब्रांच विच आई लाइक मोस्ट। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन इसमें वो पीस बहुत ज्यादा है और रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। रिवॉर्ड कैसा अच्छा है, किसी का कुछ मैंने जैसे राइनोप्लास्टी किया, व्हाट ए गुड रिजल्ट। सम पेशेंट्स आर नाउ गेटिंग इम्प्लांट्स, दे आर मोर कैपेबल एंड मोर दिस कॉन्फिडेंट ऑफ देमसेल्फ। वो चीज देखे, हाँ चलो मैंने कुछ तो किया, तो वो एक रिवॉर्डिंग सर्जरीज बहुत अच्छी है उसमें, हम्म। प्लास्टिक सर्जरी में। और इसमें सर इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा यूज नहीं है एज मच इन यूरोलॉजी, इज ऑल द दिस इज द प्ले ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सर। तो ठीक है, आई वुड हैव चूजन प्लास्टिक पोस्टीरियर, सर्जरी क्योंकि अगर यूरोलॉजी हाँ, नहीं लेते तो हाँ, आपको आने क्योंकि वाले आपने समय ऐसे में। बताया, जो हम्म। मैं जो बताया कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज एंड ऑल न्यूरो सर्जरीज में, वो नाम कमाने में बहुत टाइम लग जाता है, और आप वो इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते हो। पेशेंट सर दिल्ली में मर जाएगा, लेकिन मेरे Tier 3 सिटी में नहीं ऑपरेट कराएगा, नहीं ही होगा। विल नॉट, हाउ गुड सर्जन आई एम, ही विल नॉट गेट ऑपरेटेड। तो पहला चीज तो ये, दूसरा चीज ये होता है, उसमें नाम कमाना बहुत, सर मैं छोटे जगह पे एक अच्छा सर्जन होना प्रीफर करूंगा,
इंस्टीड ऑफ बीइंग इन ए कॉर्पोरेट और इन हॉस्पिटल जहां मेरे ऊपर 6 लोग हैं जो डेली मुझे एक तरह से मेरे को वो मतलब वो होता है ना जो हायरार्की, तो हम्म। दैट आई डोंट। आज भी मैं किसी को डांटता नहीं हूँ। माई नन ऑफ माई स्टूडेंट्स एनीवन कैन से यहाँ बॉस ने कभी मुझे, हाँ मैंने डांटा है अच्छी चीजों के लिए, मैंने सिखाया भी है हाथ पकड़ के, आज भी सिखाता हूँ। आज ही मेरा जूनियर था, उसको यूआरएसएल पूरा अच्छे से कराया, ही वाज हैप्पी। तो वो चीज देख के अच्छा लगता है, आई एम पासिंग सम लेगेसी टू माई जूनियर्स। इफ मेरे सर बोलते थे, इफ यू डोंट टीच योर जूनियर्स यू आर डूइंग क्राइम, यस। बिकॉज इफ यू आर नॉट पासिंग योर नॉलेज दिस इज नॉट गुड। तो इसलिए मुझे आज भी याद है, गया एनएमसीएच में आप थे, मैं क्लास ले रहा था, पीछे से आपने एक वीडियो बनाया था, आई यूज्ड टू डू सर, मैं भी तो देखूं जरा वैभव वैभव कौन है। नहीं नहीं, मुझे अच्छे से सारी बात याद है। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। पहली ये कि वर्क लाइफ, हालांकि हमने इस पे बात की है कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में हम अपने फर्स्ट पार्ट में भी बात कर चुके हैं, थोड़ी सी हमने भी की है। लेकिन क्या आपका टेक है जो ये सो कॉल्ड चलता है रेजिडेंट, दो ही चीज़ें चल रही हैं देखा जाए तो आज की डेट में। रेजिडेंसी में स्लीपिंग आवर्स को लेके नींद से लोग बहुत ऑब्सेस्ड हैं, और जिनको मैं, शायद मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस वक्त तकरीबन सुबह के 1 बजने वाले हैं और हम ये चीज़ को शूट कर रहे हैं। तो यहीं से अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इसमें कितने हमें अपने स्लीपिंग आवर्स से प्यार है, या कितना हम इसमें वर्क लाइफ बैलेंस देख रहे हैं। किसी को डाउट है तो वो घड़ी में शायद देख भी पाएगा यहाँ पे टाइम। सो कहने का मतलब ये है कि ये देख लीजिए आप, 12:50 हो चुके हैं सुबह के। तो स्लीपिंग आवर्स तो ठीक है, अब जिसको सोना पसंद है वो ठीक है। रेजेंसी में उसके बारे में तो हमने बात की है, बैकलैशेस का हो सकता है मिल जाए, कोई बात नहीं। दूसरा है ना, वर्क लाइफ बैलेंस पे थोड़ा बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि मैं 6 घंटे ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, मैं 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। तो इसके बारे में क्या किया जाए? सर मैं यही चाहता हूँ कि पहला चीज मेरे को फोन आता है कभी भी सर्जरी को लेके, सर वहाँ पे हैंड्स ऑन कितना है। मैं ये बोलता हूँ अच्छा, वहाँ पेशेंट वेट कर रहा है, डॉक्टर साहब अब आने वाले हैं और एडमिशन लेने वाले हैं, हर्निया मेरा डॉक्टर साहब ही करेंगे पहले दिन। मैंने कहा क्या तुम किसी एसआर से भी अपने घर वालों को ऑपरेशन कराओगे? हम्म। कैन यू? नो सर, मैं क्यों करूंगा? मैंने कहा सेम थिंग अप्लाइज टू यू। फर्स्ट 3 years you have to learn well before asking for any cutting. बिफोर आस्किंग फॉर एनी कटिंग यू शुड लर्न वेल कि यार सर्जरी होती क्या है, मेरे को सूचर कैसे पकड़ना है, मेरे को सूचरिंग कैसे करनी है, क्या स्टेप मुझे नहीं करना है। सर्जरी इज नॉट कि मैंने कर दिया, क्या हम्म। मुझे नहीं करना है, वो चीज नॉट टू डू। इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं वही बोलता हूँ कि ये जो चीजें बहुत छोटी हैं, क्या नहीं करना है, इसको सीखने के लिए लोग पहले 2-2 3-3 साल दूसरे स्टेट में, सर प्लीज मुझे रख लो, सर मैं कुछ नहीं, मुझे एक गाउन एक ग्लव्स दे देना सर, मुझे पैसा नहीं चाहिए। सर आपने फेस किया होगा ये। बिल्कुल। मैं बिहार में सर आरा जिला में गाड़ी से 4-4 घंटे चला के ट्रेन में लटक के मैं असिस्ट करने जाता था, असिस्ट, ऑपरेट नहीं, असिस्ट करने। आते समय बॉस मुझे चल बिरयानी, हम सर प्लीज बिरयानी खा लो, बहुत ये कुछ पैसे होंगे, पैसे नहीं चाहिए सर मुझे, मुझे आप सिखाओ जितना सिखा सकते हो। डॉक्टर एस के पाठक नाम है सर का, उन्होंने हाथ पे मार मार के सिखाया है। सर लोग बुलाते थे असिस्ट करने आओ। तो वो जो टाइम जो फ्रेम आप बता रहे हैं ना सर, ये सर्जरी में छोड़ना होगा लोगों को। यू आर नॉट ए किड, यू आर नॉट गोइंग टू किंडर गार्डन कि मम्मी उसने मार दिया, मम्मी ये, दिस इज, यू आर गोइंग टू स्टेब्लिश योर सेल्फ इन ए सोसाइटी वेयर अदर पाइनियर्स आर स्टिल देयर। अगर आप वहां स्टैंड होना चाहते हो, बात करते हैं सर एकेडमिक्स की, अगर आप नहीं पढ़े, आप पेपर प्रेजेंट कर दो, सर क्या बेइज्जती होती है वहां पे। ये प्रोफेसर, माय गॉड हाउ यू डिड दिस, सर सर यू हैव नॉट रेड मैन। इसके लिए वो वर्क लाइफ जो है ना चुचला, वो छोड़ सीखना पड़ेगा। तो तभी वो 3 साल फ्रूटफुल होंगे, नहीं तो 3 साल के बाद 3 साल एसआरशिप के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि सर सर्जरी इज वेरी डिमांडिंग ब्रांच, वो स्किल लर्न करने का टाइम चाहिए। उसके लिए सर हमें कहीं ना कहीं सर हमें सेक्रीफाइस करना होगा। एंड नाउ इट इज अप टू मी, मैं अभी सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ या इसके बाद मैं एसआरशिप करूंगा जहां मेरे कलीग को मेरे से ज्यादा आएगा, वहां मैं सीख नहीं पाऊंगा। वहां मेरे अंदर होगा यार इसको तो आता है, मुझे शर्म से मारे नहीं। सर वो फैक्टर है, अगर कोई ऑन टू द माउथ बोलता हूँ, आपको लेना है आप लो, नहीं लेना है मत लो, लेकिन जब आप फेस करोगे देन यू रियलाइज बॉस ने बोला था। तो वो चीज कहीं ना कहीं हमें वर्क लाइफ बैलेंस छोड़ना होगा। हाँ, स्लीप इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोलता हूँ। तो जितना भी टाइम आपको मिलता है आप अच्छे से सो,
इमरजेंसी सर 7 दिन इमरजेंसी किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता। हार्डली हार्डली 2 डेज इमरजेंसी होगा। आजकल सीटी इतनी है हर जगह, हार्डली 2 डेज। 2 दिन तो हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, 5 दिन आप सो आराम से, 5 दिन सो, उसमें 2 दिन ओटी के होंगे, ओटी में आपको असेस करना है। तो सर ये वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है। एंड आई वुड लाइक टू से कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर खेलना, लेट इट बी बैडमिंटन, लेट इट बी टेबल टेनिस, लेट इट बी क्रिकेट, लेट इट बी एनीथिंग। कॉलेज में जाओगे, बच्चे होंगे, उनको बोलना है थोड़ा खेलने दो। मैं तो गया, मैंने बोला खेलने दो, उनको लगा बॉस होंगे क्या खेलेंगे। मैंने 2-3 बाउंड्रीज दी, उसके बाद मैं वहां पे पीजी टीम का कैप्टन था। सारे ईयर्स के ट्रॉफीज मैंने ही जीते, सारे सारे ट्रॉफीज मैंने जीते। इट वाज लाइक समथिंग कि दे अंडरएस्टिमेट यू, बट यू हैव टू प्ले। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना एक जूझने की ताकत आती है कि यार ऐसे कैसे हार जाऊंगा मैं। तो वो चीज हम कहीं ना कहीं मेरी बॉडी मेरा ये अप्लाई करता है हमारे प्रोफेशन में। एंड दैट थिंग विल इक्विवेलेंट, हाँ यार चलो आज खेल के आया हूँ, थोड़ा बढ़िया नींद आएगी, बढ़िया सोऊंगा, सुबह तो फिर जाना ही है ड्यूटी करने। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो वर्क लाइफ बैलेंस मेरे हिसाब से होना चाहिए, पर यू हैव टू डिसाइड आप कितना लर्न करना चाहते हो। 6 घंटे की ड्यूटी में आप कभी नहीं सीख पाओगे, ये मैं गारंटी दे देता हूँ, क्योंकि मैंने तो नहीं सीखा है। आई माइट बी लोअर वर्जन और लोअर वर्जन ऑफ अ ब्रेन और मीडियोकर यू कैन से, बट आई लव टू वर्क हार्ड। मैं आज भी, आज सुबह मॉर्निंग उठा मैं, 7 o'clock उठा, 7:30 ओटी स्टार्ट हुआ, ओटी में गया, ओटी के सारे केसेस वोसेस किए, कर वर के शाम को 6-7 बजे फ्री हुआ, गया थीसिस साइन कराया सर से, थीसिस साइन करा के आया। तो उसके बाद फिर आज मैं खाना भी नहीं खाया, सुबह 2 बॉइल्ड एग खाया था, नहीं स्किप्ड, मेरे पास था खाना नहीं खा पाया। तो रास्ते में मैं आया, आई लव नॉनवेज, तो मैं एक मुर्गा लिया है, मुर्गा कटवाया और बाहर आराम से रखा है बना के बढ़िया से, मैं भेजता हूँ उसको, आप दिखाना। तो वो बन रहा है अपना आराम से। आज भूखा हूं तो अच्छे से खाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने आज काम किया है, आई शुड रिवॉर्ड माई सेल्फ। तो वो चीजें मेरे अंदर है सर, कहीं ना कहीं तो वो चीजें आपके अंदर आ जाएंगी अगर आप रेसिडेंसी करना चाहते हो। और रेसिडेंसी इज फन, फन बिकॉज अब इंटर डिपार्टमेंटल्स होते हैं तो इट्स टोटली फन। क्या मजा हम्म। आता है, मेडिसिन वाला नहीं ले रहा है, मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, सुबह क्यों नहीं ले रहा है। तो व्हेन यू डायग्नोज इन दैट केस द क्लिनिकल सिनेरियोज व्हेन यू हम्म। स्टडी, तो आता है मैंने क्लिनिकल डायग्नोज किया, वो क्या करेगा, वो तो अल्ट्रासाउंड का वेट कर रहा है, मैंने तो ऐसे किया। बिहार में सर ऐसे होता था, ओटी, इसको हम्म। रोक ले भाई, ओटी क्यों? सर वी हैव लर्न क्लिनिकल स्किल्स, हम्म। पेरिटोनाइटिस क्या है, एक्सरे में क्या है। तो ये चीजें तभी आएंगी जब आदमी सेक्रीफाइस करेगा हम्म। और ही वांट टू लर्न। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। अगर आपको इतना टाइम नहीं दे पाते हो तो आप ये भी कोर्सेज ले सकते हो जो हमारे लिटिल वो है, पैथो। व्हाट ए ब्यूटीफुल ब्रांच, एवरी ब्रांच इज डिपेंडेंट ऑन पैथो। पैथो। बट यू हैव टू, बट अगेन यू हैव टू वर्क इन दैट। ऐसा नहीं है सर कि उसमें आप 9 से 5 करके चले गए। हाँ। यू हैव टू वर्क हार्ड इन दिस 3 years, यू हैव टू वर्क हार्ड 3 years। लेकिन उसके बाद आपके पास एक लग्जरी होगी कि चलो ठीक है यार, मैं थोड़ा चिल हूँ, पेशेंट से नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर हर ब्रांच में है, यू हैव टू डिसाइड आपको क्या करना है, आप हम्म। कितना टाइम दे सकते हो। नहीं, ये बात सच तो है। वर्क लाइफ बैलेंस मेरे हिसाब से तो यही है सर, कि हम्म। वर्क हार्ड, पार्टी हार्ड, स्लीप हार्ड, हाउ मच टाइम यू हैव, हम्म। बस। मुझे तो वर्क लाइफ बैलेंस का एक ही फंडा समझ में आता है, लव व्हाट यू आर डूइंग, लव व्हाट यू आर लर्निंग टू डू, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड, और बैंक भी ये जब बैलेंस्ड। आता है तो सब बैलेंस। तो सब बैलेंस हो जाता है, बिकॉज बिल्कुल सच बात है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। और आप इस प्रोफेशन में आए हो तो ये धीरे धीरे आपको समझ में सबको आएगा, जो भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, इसी मकसद के लिए ही ये सब आगे बढ़ते हैं। अब तीन आखिरी सवाल हैं। पहला, क्योंकि बैंक बैलेंस की बात हुई है तो पैसे की बात हुई है, तो क्या लगता है कि एक एमसीएच यूरोलॉजी एक टियर 1 सिटी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में, हाउ मच डू यू थिंक कैन अर्न इन अ कॉर्पोरेट सेटअप या अपने सेटअप में? और वही अगर एक टियर 2 टियर 3 सिटी से आता है तो वहाँ कितना पैसा कमा पाएगा? क्या क्या सच में बताना है या फिर थोड़ा सा नहीं नहीं, मैनिपुलेट करके बताना बिल्कुल सच में बताना है, जेन्युइन बताना है। है? से बताता हूँ। मेरे यहाँ पे एचओडी थे, ही वाज फ्रॉम सीएमसी वेल्लोर। ही केम हियर इन कोविड। उस टाइम जॉब नहीं मिली उन्हें, ही अप्लाइड लॉट ऑफ प्लेसेस, पेशेंट नहीं है, ये नहीं है। ही वेंट टू असम, ही लर्न, मतलब ही हैड वेरी गुड नॉलेज, आई स्टिल फॉलो हिम, ही इज वेरी, क्या नॉलेज है, मतलब मैं उस बंदे को देख के मैं आज भी ऐसे ही खड़ा रहता हूँ। क्योंकि मुझे यही बताया गया कि झुक के ही सीखना है, तन के कोई बिल्कुल। नहीं सीख। तो उनका क्या था कि ही अप्लाइड समवेयर, देन ही गॉट ए जॉब ऑफ 3 lakhs पर मंथ समथिंग। आज स्विच कर दिया सर ने, 10 lakhs पर मंथ। मेरे अपने हॉस्पिटल में 2 नए यूरोलॉजिस्ट को जॉब डाला है, 10 lakhs पर मंथ, 7 lakhs पर मंथ। दूसरे साइड में 4 लाख, 5 lakhs पर मंथ प्लस इंसेंटिव एंड ऑल। तो लैक्स में तो सर इजी है। अगर आप कॉर्पोरेट छोड़ दोगे, एक छोटा सा बक्सा ले लो,
एक सिस्टोस्कोप, एक यूरोट्रोस्कोप। वी आर ट्रैवलिंग यूरोलॉजिस्ट, ट्रैवलिंग बिल्कुल। सर्जन्स। साइडेक्स है, साइडेक्स में डाला है। अच्छा हुआ, 2-3 स्टोन तोड़ा, एक टीआरपी किया, ये किया, 50,000 आसपास पर डे। 50,000 per day easily you can make. This can go up to 15 lakhs per month. Other thing, I don't want to work. मेरे को नहीं काम करना है, मेरे को ना थोड़ा सा चिलैक्स लाइफ चाहिए। ठीक है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लूंगा यूरोलॉजी, वहां पे जाऊंगा, रेसिडेंट्स होंगे, एक दो यूआरएसएल होगा, एक दो टीआरपी होगा, तुम करो मैं करूँ, तुम करो मैं सिखाऊंगा। आई वांट टू टीच, आई कैन टीच देयर। वहां पे आराम से 4 लाख, 4.5 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा। इजी लाइफ होगा, 9 to 5। आई एम कंसल्टेंट, आई विल नॉट बी इन्वॉल्व इन इमरजेंसीज। तो वहां 3-4 लाख, 5 लाख आराम से आदमी यू कैन मेक। आपका अपना सेटअप है, वर्क लाइफ बैलेंसर अपना सेटअप है। आपके पास 10 पेशेंट आ गए, क्या आप उनको भगा दोगे? नहीं, मैं 6 घंटे के बाद नहीं करूंगा, तुम चले। आप बोलो 6, मैं 60 घंटे काम करूंगा, 10 के 10 लाओ। और तो जब वहां दूसरा पे हाउ यूरोलॉजिस्ट 15 अगस्त की छुट्टी पे अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गया होगा तो उस दिन तो काम करूंगा। वहां पे वर्क लाइफ कोई नहीं सोचेगा। वहां पे होगा हाउ मच आई कैन वर्क, हाउ मच आई कैन अर्न, एंड हाउ मच पेशेंट आई कैन मेक। तो एंडोलॉजी इतना इजी, मतलब इजी नहीं, इतना सेटिस्फाइंग ब्रांचेस है। जो पेशेंट जिसको पेशाब नहीं हो रहा, सर कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, धीरे, जब करते हो तो कहता है सर लग रहा है बांध खुल गया है सदियों का। तो इट्स समथिंग लाइक पेशेंट इज गेटिंग रिलीफ। तो हमें भी अच्छा लगता है, पैसा भी है, काम भी छोटा है, कम काम का है। तो वहां पे अगर मैं प्राइवेट काम करना चाहता हूँ, मेरा अपना है, तो हाउ मच आई वर्क आई विल अर्न। तो इजिली यू कैन मेक 50,000 to 1 लाख पर डे इजिली, इफ यू आर डूइंग जेन्युइन प्रैक्टिस। सर जेन्युइन प्रैक्टिस मतलब मैंने हमेशा जेन्युइन प्रैक्टिस ही सोचा है। बीइंग इन बिहार मेरे को बहुत ऑफर्स आए, लेकिन मैंने कभी, कोई नहीं कह सकता कि वैभव सर ने जेन्युइन प्रैक्टिस नहीं किया है या फॉर्जरी की। क्यों? स्टूडेंट्स आते थे मेरे पास दूसरे कॉलेज के, सर आई हैव ए गुड स्टोर। मैं कहता चलो बाहर मैं सस्ते में कर दूंगा। सर आई कैन नॉट, यू कैन नॉट अफोर्ड, यू गो टू एनएमसीएस, टेक माय नेम, आई विल कॉल द सिस्टर, आई विल कॉल द पीजी, फ्री में तुम्हारा लैब खोली होगा। व्हाई यू शुड पे? यू आर ए स्टूडेंट, तुम 4,000 का कमरा लेके रहते हो, पढ़ते हो, यू कैन नॉट पे दैट 30-40,000। तो मैं फ्री में ही ऑपरेशन कराता था। यहाँ पे भी जो पेशेंट्स हैं, मैं, मेरे जो मेडिकल्स हैं वो मेरे को डेली सर 4-5 कंसल्टेशन आते हैं हम्म। डेली। और हम्म। मेरे स्टूडेंट्स के ही आते हैं, अब उनसे मैं चार्ज तो नहीं कर सकता ना नहीं कर सर। सकते। हाँ, वो मेरे को नहीं अच्छा लगता है कि मैं हम्म। उनसे, एंड दे आर लाइक बॉस मैं पेशेंट ला रहा हूँ। मैंने कहा अरे भैया पेशेंट मत लाओ यहाँ, आई विल फॉलो द पेशेंट, आई विल डू वॉट एवर इज नीडेड, डोंट वरी, इवन इन अदर स्टेट इट इज, आई विल कॉल समवन टू सी द पेशेंट। क्योंकि वो जेन्युइन प्रैक्टिस जो होता है सर ना, वही काम वो आता है। आपको कभी डाउन नहीं होने देगा। वही आई काम हैव आता लर्न है। दिस फ्रॉम माई मदर। हाँ, आई हैव हम्म। लर्न दिस फ्रॉम माई मदर। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज ए होम्योपैथी डॉक्टर, ही वाज ए कोल माइन मैनेजर, ही लेफ्ट दैट जॉब। उनको मजा नहीं आया। मैंने कहा दादा इतना पैसा रहता आप क्यों छोड़ दिए? ही इज नॉट मोर। तो वो बोले कि मेरे को अच्छा नहीं लगता था वो जॉब, बैठ के पैसा गिनना, ये करना, पैसा तो बहुत था। ही डिड होम्योपैथी फ्रॉम बीएचयू। उसके बाद वो 20 गांव में अकेले डॉक्टर थे। आज हम्म। भी कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने जेन्युइन प्रैक्टिस नहीं की है। वो हम्म। फ्री में भी इलाज कर देते थे। तो इट वाज समथिंग, द नेम व्हाट वी कैरी विथ अस, एंड दैट्स द नेम ऑफ द जेन्युइन प्रैक्टिस। तो सर जेन्युइन प्रैक्टिस सर्जरी में भी करके या यूरोलॉजी में करके वी कैन अर्न लॉट, आराम से हम अर्न कर सकते हैं। नहीं, और पेशेंट पैसा, बिगेट्स अनदर, पेशेंट ही पेशेंट को लेके सर आता है। आपने एकदम सर। अगर आप जितना मर्जी मार्केटिंग कर लीजिए, इंस्टाग्राम कर लीजिए, आप ऐसे ऐसे करके रील बना लीजिए, कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली वो पेशेंट, हैप्पी पेशेंट ब्रिंग्स वन मोर पेशेंट एंड टू हैप्पी पेशेंट्स ब्रिंग फोर मोर पेशेंट्स, तो वो तो परपेचुएशन में चलेगा। मेरा एक आखिरी जो सवाल है वो है, सर हम टॉक्सिसिटी पे बस हम 1 मिनट ही बात करेंगे कि ये जो वर्ड बड़ा खूबसूरत चला हुआ है, टॉक्सिसिटी हो रही है डिपार्टमेंट में, टॉक्सिसिटी हो रही है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं तो 10 के 10 तो जहरीले नहीं हो सकते। वो सब में कैसे जहर हो सकता है? इस दुनिया में ऐसा अगर होता, दुनिया खत्म हो जाती। तो आपको जो 2-3 अच्छे इंसान मिले उनकी उंगली पकड़िए, आगे बढ़िए। आपको क्या लगता है? ऑर्थोपेडिक्स में तो यही है, सर्जरी में क्या लगता है, कुछ अलग है? सर टॉक्सिसिटी इज समथिंग, लोग कहते हैं कि आ, मैंने टॉक्सिसिटी सही है तो मैं भी दूंगा। मैं हम्म। इसके एकदम खिलाफ हूँ, एकदम। एकदम मतलब मेरा जो फर्स्ट बैच पीजी में मेरा जूनियर आया होगा, वहां से लेके अभी तक के कोई भी जूनियर्स 2017 टू 2025, 8-10 इयर्स के आसपास, अगर वो लोग मुझे कह दे कि वैभव बात ने टॉक्सिसिटी शो की है, तो नहीं। अभी भी मेरे को मेरे जूनियर का फोन आया सुनिएगा सर, उसने बोला बॉस मैं जा रहा हूं, आपको जो करना है करो। मैं बैठा था बाहर कैफे में, मेरे को काम था, मैं कर रहा था।
तो बॉस जो, मैंने कहा क्या हुआ, नहीं मेरे से काम नहीं होगा, सिस्टर ऐसे बोलती है, वो ऐसे बोलती है, ये। मैंने कहा अच्छा ठीक है, काम डाउन, कोई बात नहीं। मैं तुरंत छोड़ा, मैं गया, उसको बिठाया, मैं लेके गया, मैंने कहा चलो चाय पीते हैं बढ़िया से। मैंने कहा देखो, वर्क काम करने का तरीका है, अभी तुम एक एपी बन के थे जहां पे, अभी तुमको खुद करना है, ये मैंने भी किया है। तो टॉक्सिसिटी अगर मैं उसको वहां डांट देता, तो हम्म। कहीं ना कहीं डिसहार्टेन होके वो मेरे से बात नहीं करता। वो आज भी मेरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं कि बॉस, मेरे से चिपक जाते हैं, बॉस आप यहीं पे रह जाओ। मैंने कहा मैं क्यों रह जाऊं। तो टॉक्सिसिटी समथिंग, दो लोग टॉक्सिक होंगे, आप उनके सामने झुक के रहो, हाँ हाँ बोलो, वो आपको टॉक्सिसिटी नहीं देंगे। उनको जो चाहिए आप दो, वो बोलते हैं कि ये काम करो, यू राइट इट डाउन, यू फिनिश इट आउट, आपको टॉक्सिसिटी नहीं होगी। प्लस जो आपने बोला एवरीवन इज नॉट टॉक्सिक, तो जो नॉन टॉक्सिक है उनसे आप शेयर करो, दे विल हैप्पीली शेयर दैट, दे विल हैप्पीली हेल्प यू, दे विल टेल यू दैट हाउ नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल द कंट्रोवर्सीज। तो रेसिडेंसी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, झुक के रहना। बन के रहने पे आप न तो सीख पाएंगे ना आप सरवाइव कर पाएंगे। अगर आप झुक के रहें, झुक के रहने का मतलब है यू शुड बी इन ए वे कि आपको लर्न करना है। यू शुड नॉट बी इन ए वे कि यार मेरा अपना ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट दे, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, आप बिकॉज ही इज टीचिंग यू शुड बी ऑब्लाइज टू हिम, वो झुक के होना है। तो वो कहीं ना कहीं होगा तो टॉक्सिसिटी नहीं है। और टॉक्सिसिटी तो यार सर मैं यही बोलूंगा, ये एक फ्रेम ही है कि व्हाट थ्रेशोल्ड आई हैव, तो इस पे भी डिपेंड करता है। एंड दिस इज द थिंग विच विल डिसाइड आपको सर्जिकल ब्रांच लेना है या मेडिकल ब्रांच लेना है। मेडिकल ब्रांच क्योंकि लेना। सर्जिकल ब्रांच में अपार्ट फ्रॉम ओपीडी, हाँ अपार्ट फ्रॉम ओपीडी यू हैव टू गो टू सर्जरी आल्सो, दिस आल्सो। और सर्जरी में कुछ स्टेप गड़बड़ होगा तो जूनियर विल फील द रैथ, ये तो रूल है, जूनियर विल फील द रैथ, कुछ गलत बिल्कुल। हुआ ही विल फील द रैथ। तो हम्म। उस गलती से आप सीखो, उसको उसको रिवाइव करो कि how it should not be done the next time, how it should not be done the next time, I should not get scolded the next time। तो ये चीज मुझे लगता है टॉक्सिसिटी के बारे में। बाकी तो सर आई डोंट फील कि किसी को टॉक्सिक होना चाहिए या कोई किसी को टॉक्सिसिटी दे, आई डोंट फील दैट, नेवर एवर। बिल्कुल। आप सिखाओ, ही विल बी ऑब्लाइज्ड फॉर लाइफ। पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरे को तो मेरे फादर ने एक ही चीज़ बोली थी कि मेडिसिन से रिलेटेड ब्रांचेस में पीजी की डिग्री ली जाती है और सर्जरी से रिलेटेड ब्रांचेस में पीजी की डिग्री दी एग्जैक्ट जाती है, और आपको ह्यूमिलिटी जो है आपको 3 साल बाद बिताने हैं। और यहाँ पे जो है मैं लास्ट में सबको ये बोलना चाहूँगा, ऑल दोज हु आर वाचिंग, mentorship is the most important thing in surgery, and that is why still in India we believe and we follow the fundamental of hierarchy. आप वेस्ट में जाइए, राइट एक सर। जूनियर सर्जन एक सीनियर सर्जन को उसके फर्स्ट नेम से बुलाएगा। मेरे साथ एक दो बार हो चुका है यूएस में, मैंने किसी को जाके एड्रेस किया और मैंने कहा सर कैन आई आस्क यू, कह रहे व्हाट डू यू मीन बाय सर, आई एम ब्लेक, कॉल मी ब्लेक। आई सेड ओके ब्लेक सर, ही सेड नो कॉल मी ब्लेक, आई सेड ओके सर, ही सेड नो कॉल डोंट कॉल मी सर, ओके ब्लेक, आई सेड ओके ब्लेक। तो अब वो चीज़ जो हमारे कुछ हम उम्र हैं या उम्र में बड़े हैं जो वहाँ चले गए हैं, वो अभी भी इस बात पे बड़ा हैरान होते हैं कि इंडिया में आज भी सर चल रहा है। तो मैं वही कहता हूँ कि भैया शिक्षा और चिकित्सा और भक्ति हिंदुस्तान में उसके कण कण में है, तो हम जो मर्जी कर लें, हमारे अंदर ये हायरार्की रहेगी रहेगी। और उसी की रिस्पेक्ट करते हुए, मेंटरशिप की रिस्पेक्ट करते हुए अगर हम आगे चलेंगे तो हम ज़्यादा सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे, सिखाने वाले को भी मज़ा आएगा। क्योंकि इसी तरह से हमारा पालन पोषण हुआ है। अब सडनली ये कह दें कि नहीं, हम एचओडी को नाम से बुलाने लग जाएं कि सुनो देवेंद्र यहाँ हो, ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ नहीं हो सकती है और इसके बारे में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी हाँ, मैं देखता हूँ कई बार ट्विटर पे इधर उधर लोग लगे हुए हैं इस बात को, नहीं इंडिया से इसे अबॉलिश करो, ये करो, वो सब बेकार की बात है, उसमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो आखिरी सर 30 सेकंड इसके आप क्या बारे में, बोलना हाँ चाहेंगे, सबको एक मैसेज इसके देना बारे क्या में सर, चाहेंगे? हायरार्की में सर मैं बोलना चाहूंगा एक चीज, हायरार्की मेडिकल को अभी तक अलाइव रखा है, इट हैज केप्ट मेडिकल अलाइव एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशन इन अदर इंडिया। प्रोफेशंस। हाँ दिस इज हायरार्की। मैं गायनी डिपार्टमेंट में जाता था, तो वहां से दो आवाज बॉस आए हैं, मैंने कहा कौन, मैं देखा तो मेरी इंटर्न थी, मैंने कहा इधर आओ, सर मैंने ओबीजी लिया, कि बहुत बढ़िया, चलो ब्लैडर रिपेयर करो, ब्लैडर के लिए कॉल आता है। मैं कहा चलो सर, हम कहा यस कंसल्टेंट, कि मैम आई एम देयर, शी विल लर्न। आप, मैं नहीं सिखाऊंगा, अगर इफ शी तो इज कौन सिखाएगा? रिकॉग्नाइजिंग मी, हम्म। if she is recognizing me कि boss is 3 years he has taught me in internship in final year, तो I should teach her this surgical skill also। बिल्कुल मैं खड़ा बिल्कुल। करके सर ब्लैडर रिपेयर करा के भेजता था। हम्म। And boss रिस्पेक्ट पार्टी, बिगेट्स रिस्पेक्ट। चलो ठीक है, पार्टी ली नहीं, लेकिन एक वो अच्छा लगता था। सर वो चीज तो
अभी मेरे को एक मैसेज आया था इंस्टा पे कि सर आई वांट टू किक माय सर्जरी। मैंने कहा आर यू रेसिडेंट? यस सर। मैंने कहा अच्छा कौन सा गया? मैंने कहा आई वाज देयर। तो शी सेड दैट सर यू हैव टॉट मी देयर, यू हैव टॉट द होल बैच एंड आई लाइक दैट सम सीनियर्स लाइक यू हैव taught us something। तो मैंने कहा यार चलो someone is remembering what बिल्कुल। is more important and that is hierarchy sir and that is what मेरे को आज भी मैसेज आते हैं सर बिकॉज ऑफ यू हैव टेकन सर्जरी। हम कहे इफ यू फील एनी टाइम आई एम देयर आई एम जस्ट देयर फॉर यू। टेक्स्ट एंड कॉल ओके। आई एम अवेलेबल फॉर यू बिकॉज आई इफ यू हैव टेकन बिकॉज ऑफ मी आई शुड बी द पाथ वेवर फॉर यू। यही चेन रिएक्शन है जो हमें बनाते हुए आगे चलना है। और जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग इस वक्त सीनियर्स भी अगर कोई सुन रहा है, देख रहा है, तो प्लीज़ आप इसी मशाल को आगे दीजिए, इसी बेटन को पास करिए, पॉजिटिविटी रखिए। और जितने लोग नीट पीजी के बाद सर्जरी या सर्जरी से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, आई थिंक आपके पार्ट 1 पार्ट 2 में इसमें क्लियर हो गए होंगे। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। डॉक्टर वैभव, एक बार आप भी जो है आने वाले सर्जन्स को ऑल द बेस्ट बोल दीजिए और इसको हम फिर खत्म करेंगे। Sure, sir. I would like to congratulate everyone who has got a ये रैंक जब आता है ना उसके बाद आदमी बहुत बढ़िया सोता है, बहुत बढ़िया। तो उस चीज को अभी एंजॉय करो रेसिडेंसी के पहले तक। रेसिडेंसी में चूज करना कि तुम्हें इंटर्नशिप में कौन सा ब्रांच अच्छा लगा था, क्या अच्छा लगा था, उस ब्रांच को ही लेना है। कॉलेज ऊपर नीचे हो जाए, मैं आसाम से दिल्ली जा सकता हूँ, दिल्ली से आसाम जा सकता हूँ, ब्रांच के लेकिन साथ ब्रांच नहीं कॉम्प्रोमाइज चेंज नहीं करना। होगा। ब्रांच के साथ कोई हाँ, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं। ब्रांच अगर कंप्रोमाइज कर दी वो जिंदगी भर रहेगा। और कहीं हम्म, ये नहीं हो कि मैं क्या काश मैंने ये ले लिया होता। और सर्जरी इज वेरी ब्यूटीफुल ब्रांच। आई एम स्टिल इन लव विद सर्जरी। आज भी मैं पढ़ाता हूँ सर्जरी, आज भी मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ कि दे शुड लर्न समथिंग गुड फ्रॉम मी, they should learn some good surgery, even residents, even in OT I go. I would like to say something for the surgery, whosoever is want to take it, बहुत अच्छे से काम करना सर्जरी में, बहुत ब्यूटीफुल ब्रांच है। आई लव दिस ब्रांच। स्टिल आई टीच सर्जरी, जनरल सर्जरी, बीइंग अ यूरोलॉजिस्ट। आई टीच टू माय जूनियर्स, टू माय सर्जरी पीजीज, इवन आई टेक क्लासेस ऑनलाइन। I have some Insta pages there. I put some updates, something which should make you something productive from my side कि मैंने सर्जरी क्यों ली थी। सर्जरी बहुत ही खूबसूरत ब्रांच है, अच्छे से काम करोगे प्यार हो जाएगा। और जब क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने लगो उसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस तो यार मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। व्हाट ए गुड बुक्स वी हैव इन सर्जरी, यू शुड रीड गुड बुक्स, यू वर्क हार्ड एंड देन आफ्टर 3 years you will be something different from what you are now. Choose surgery, choose life.